नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं नरेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। आज भारत पाकिस्तान में जो टेंशन का माहौल है और दोनों कंट्री आज एक वार के मुहाने पे खड़े दिख रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कुछ जियो पॉलिटिक्स और जियो मिलिट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज पूरे विश्व का जो माहौल है वो एकदम टेंस हो गया है। हम अपने रीजन को एक पीसफुल रीजन के अंदर काउंट करते थे, लेकिन जो आफ्टर द पुलवामा अटैक, जो टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान की मदद के साथ पाकिस्तान ने जे.एंड.के अंदर अंजाम दिया गया था, जिसके अंदर के बहुत से सिविलियन और लोग जो है स्थानक और जो टूरिस्ट थे वो मारे गए हैं। तो उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन है वो हाई लेवल पे चली गई है। इसके अलावा जो मिडल ईस्ट है या यूरोप है या एशिया के जो ईस्ट एशिया कंट्री है, उनके बीच भी लगातार तनाव जो है बढ़ रहा है। तो पूरे विश्व में आज की डेट के अंदर कहीं भी हम पीसफुल रीजन ऐलान के ये तसल्ली मन को नहीं दे सकते कि हमारे जो विश्व के अंदर पूरे पीस एंड हारमनी का माहौल है, क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स है उसके जो एम्बिशियस लीडर्स हैं उनकी वजह से आज पूरा विश्व एक जो थर्ड विश्व वार है उसकी ओर बढ़ता नज़र आ रहा है, जो कि एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि जिस दिन से इंडो पाक टेंशन बढ़ी है तो यहाँ भी लॉबीज सरगर्म हो गई हैं, कुछ धर्म के नाम पे, कुछ पॉलिटिक्स और बिजनेस के नाम पे। तो सबसे पहले हम जो बातचीत करेंगे उसके अलावा उसमें सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है आज वो तुर्की का आ रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ तो उसके जो फर्स्ट वीक के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी खेप जो एमिनिशन की, ड्रोन्स की और एरोक्राफ्ट वगैरह की पाकिस्तान को डिलीवर की है। और यूएनओ के अंदर भी वो पाकिस्तान के साथ डट के खड़ा है। कारण है उसका कि वो एक पाकिस्तान मुस्लिम रीजन का कंट्री है और तुर्की जो है वो ऑटोमन साम्राज्य के अंदर वो मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुनिया का मसीहा होता था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब ऑटोमन साम्राज्य टूटा तो पूरे विश्व ने तुर्की के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है सैंक्शन लगाई, उसके तेल निकालने पे या मिलिट्री की डेवलपमेंट करने के ऊपर पाबंदी लगी। और जो उसका ऑटोमन साम्राज्य गल्फ़ के अंदर था, जो वहाँ पे सऊदी अरब वगैरह की जो ओरिजिन हुआ, बाकी कंट्रीज बने हैं यूएई वगैरह, तो ये एक तुर्की के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था उस टाइम। लेकिन 1920 के बाद 2020 के अंदर जो सैंक्शंस थी वो 100 साल की ख़त्म हो गई। उसके बाद तुर्की की जो एम्बिशंस है वो फिर से जागृत होने लगी। वो चाह रहा है कि मैं ऑटोमन साम्राज्य की तरह पूरे विश्व के अंदर अपना जो प्रभाव है उसको बढ़ाऊं। तो उसके लिए उसने जो सबसे पहले सऊदी अरब को डाउन करने के लिए, क्योंकि सऊदी अरब बेशक एक सुन्नी मुस्लिम देश है और बहुत ज़्यादा हार्ड वहाँ के कानून है और रूल एंड रेगुलेशन में वो कोई भी ढिलाई नहीं देता, लेकिन जो उनके मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस है क्राउन, उनके आने के बाद उन्होंने ये एक चीज़ देख ली है कि अकेले तेल के ऊपर जो है अपनी कंट्री को सर्वाइवल नहीं रखा जा सकता। तो उन्होंने अपने आप को जो है रिफॉर्म्स के अंदर लेके आए और बाकी की बहुत सी कंट्रियों के ऊपर, अमेरिका के साथ उसकी जो है वो डिपेंडेंसी कम करके उस रशिया ने भी और पूरे वर्ल्ड के अंदर उसने अपनी जो है संबंध बनाने स्टार्ट किए। तो तुर्की के अंदर एक होड़ है कि मैं सभी मुस्लिम कंट्रीज़ का एक लीडर बन जाऊं। तो उसने अभी जो रिसेंट मैंने डिस्कस किया है कि एक पाकिस्तान को खेप भेजी है। उसके अलावा उसने कल एक अपना जो एंटी सबमरीन ब्रिगेड है उसको भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो मूव कर दिया है, जो कि कराची बंदरगाह के ऊपर पहुंच गया है। तो जो कि आंख से आंख मिला के इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी जो है अरब सागर और इंडियन ओशन के अंदर खड़ी है, तो उसको पाकिस्तान को डिफेंस देने के लिए तुर्की ने ये कदम उठाया है। इसके अलावा
पाकिस्तान की बहुत बड़े लेवल के ऊपर चाइना मदद कर रहा है। तो चाइना ने भी उसको बहुत बड़ी खेप जो है वो पाकिस्तान को सेंड की है। इसके अलावा जो एरोक्राफ्ट जो फ्लीट है उसको भी रेडी टू जो मोड में रखने के लिए जो चाइनीज़ टेक्नीशियन है या इंजीनियर्स है वो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम डिप्लाई है। और इसके अलावा जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ पे भी उसने अपनी चाइनीज़ मिलिट्री को डिप्लॉय किया है ताकि वहाँ का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुँचे। तो उसने वहाँ पे चाइनीज़ मिलिट्री को भी डिप्लॉय कर दिया। तो पाकिस्तान के साथ ये मुल्क बहुत अच्छी तरह से खड़े दिख रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को और भी कई मुल्कों से सपोर्ट मिल रही है जो कि मुस्लिम रीजन के है, जैसे कि अज़रबैजान वगैरह। लेकिन इंडिया का आज की डेट में देखा जाए तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार में सैनिक गवर्नमेंट है, नेपाल, भूटान, चाइना और जितने भी नेबरर कंट्रीज़ है उनके साथ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है या जियो पॉलिटिक्स उसको बोल सकते हैं कि वो लोएस्ट लेवल पे आ गई है। एवन के बांग्लादेश वगैरह के कंट्री जो कि इंडिया की जो कोशिश के साथ फाउंडेशन उनकी रखी गई थी, तो वो कंट्री भी आज इंडिया को आंख दिखा रहे हैं। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है जो लेकिन हम इसके ऊपर आज डिस्कस नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम कभी बाद में ही बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये अभी जो टाइम है वो नेशनल इंटेग्रिटी दिखाने का है। तो इसके लिए आज पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आज दोपहर के बाद 4 बजे के आसपास एक बहुत बड़ा आईडी ब्लास्ट किया है जो कि वहाँ पे अमीर पोस्ट और अली खान बेस जो उनका है बलूचिस्तान के अंदर, वो दोनों के दरमियान में एक पाकिस्तान आर्मी का ट्रक जो आईडी ब्लास्ट करके उन्होंने उड़ा दिया है। तो उसके अंदर 6 पाकिस्तान के मिलिट्री मैन और मारे गए हैं और 5 जो है इंजर्ड हुए हैं। तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कंटिन्यू पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बलूचिस्तान लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने जुल्म किए हैं, तो वो भी उसका बदला लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा जो एक खबर निकल कर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी शायद आज शाम को किसी भी टाइम 8 बजे के आसपास जो नेशनल को एड्रेस कर सकते हैं। तो नेशन को एड्रेस प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी का आज हो सकता है। इसके अलावा कल के लिए जो टुमारो के लिए खबर निकल कर सामने आ रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री ने जो है एक डिसीजन लिया है कि 7 मई के दिन जो पूरे कंट्री के 244 244 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर एक मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज की जाएगी, ताकि रेडी टू वार के जो जितने भी अलार्म है, सायरन है या ब्लैकआउट, जो जितनी भी इवेंट्स ब्लैकआउट रीजन में या किसी भी मुसीबत के टाइम या वार कंडीशन के अंदर बचने के लिए सिविलियन को दी जानी चाहिए, तो उसको प्रोवाइड और उनको सिखलाई देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया है। तो कल रात को जो है देश के 244 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये पूरी मॉक ड्रिल की जाएगी। तो ये एक इंडियन सिविलियन को इसमें पार्टिसिपेट करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसके अलावा पंजाब के अंदर अगर डिस्कस करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने 117 विधानसभा हल्के हैं जो वहाँ पे सभी के अंदर एक मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज करने का जो है मन बनाया है। तो ये भी नेशनल जो मॉक ड्रिल है उसके साथ ही उसी टाइम की जाएगी। तो ये कल के दिन सभी सिविलियन को इसमें पार्टिसिपेट करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसके अलावा पाकिस्तान से एक और थ्रेट निकल कर सामने आई है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो बोन है वो रफेल फाइटर जेट जो कि नए प्रक्योर किए हैं इंडिया ने 4.5 जनरेशन के, तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी थ्रेट रफेल जो फाइटर जेट्स है उनसे है। तो पाकिस्तान ने अपना जो एक दबाव है उसको कम करने के लिए वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने क्लेम किया है कि जो पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो J-10CE जहाज़ हैं, तो उन्होंने रफेल 4 जो रफेल है उनको एक साथ एंगेज किया है, क्योंकि उसके अंदर J-10CE इसके अंदर एक KG-600 नाम का जैमिंग पोड है।
जो कि एक चाइनी मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि ये जिस एयर जो फाइटर जेट का मैं जिक्र कर रहा हूँ J-10CE, ये भी एक चाइनी ओरिजिन का जो है 4.5 जनरेशन का एक फाइटर जेट है, जो कि पाकिस्तान को उसने प्रोवाइड कराया। तो इसके अंदर माउंट है KG-600 जैमिंग पोड। तो ये एक जो बार कंडीशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर है, उसके अंदर किसी भी जो एरोप्लेन है उसको एक डिफीट करने के लिए उसको एक नकली वारफेयर में उलझा सकता है। सादी लैंग्वेज में हम बोले तो ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर जैमिंग कर सकता है और जो नकली टारगेट फिक्स कर सकता है किसी एरोप्लेन को भ्रमित करने के लिए। और इसका जो रडार है उसको भी ये कैपेबिलिटी के साथ, क्योंकि मिसलीडिंग जो सिग्नल्स है उनको रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है ट्रांसमिट करके जो किसी भी एरोप्लेन के जो रडार है उनको जो है भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है। तो ये इंडिया के जो राफेल जेट है उनके ऊपर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा बयान आया कि ये सभी बेकार हैं, हमने 4 राफेल को एक साथ ही जो है मिसलीड किया है या मिसगाइड किया है, तो इसमें 4 राफेल को हमने एक साथ एंगेज किया है। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो एक कोल्ड वार के अंदर या वार के अंदर दूसरे को नीचा दिखाने की जो है किरदार कुशी करने के दूसरे के वेपन्स की उसकी एक टेक्निक का हिस्सा है, जो कि एक झूठा प्रचार पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है और रेडियो वगैरह के ऊपर भी इसकी जो प्रचार उसने बड़े ज़ोर से किया है। तो जहाँ बताने लायक बात है कि अगर पाकिस्तान के जो C-10C के पास KG-600 जो जैमिंग पोड है, तो इंडिया के जो राफेल है उसके अंदर स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रो वारफेयर सूट एक सिस्टम लगा हुआ है। वो भी एक स्पेशल वारफेयर इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर को कंट्रोल करने के लिए और डोमिनेट करने के लिए सिस्टम तैयार किया गया है, और जो कि एक मैं बता सकता हूँ इसको कि एक प्रूव्ड सिस्टम है, प्रूव्ड सूट है, क्योंकि इसको लीबिया बार के अंदर, गल्फ बार के अंदर या गल्फ के अंदर और भी जितनी बार हुई है या एवन के यूरोप के अंदर भी इसको बहुत बार प्रूव किया जा लिया है। तो ये एक बिल्कुल क्रेडिबल जो एक सिस्टम है स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रो वारफेयर सूट, जो कि थाल्स एंड MBDA के द्वारा जो फुल इंटीग्रेशन इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट स्पेक्ट्रा हैज़ एक्टिवेट condition technology and electromagnetic warfare and Rafael radar signature had to detect spectra feed। तो ये एक RBE जो राफेल का रडार है, AESA रडार है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवेट, तो उसके अंदर भी जिसकी रेंज की 200 किलोमीटर प्लस की है, तो ये डिटेक्ट कर सकता है 838 सिग्नल ये ट्रांसमिट कर सकता है और 838 ही ये सिग्नल रिसीव कर सकता है। और ये जैमिंग पोड, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और किसी भी टारगेट को फिक्स करने के लिए एक बहुत ज़्यादा प्रूव्ड जो इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल की टेक्निक है। तो ये पाकिस्तान के जो सभी दावे हैं उनको फेल करते हुए हम ये कंडेम करते हैं पाकिस्तान की इस दावे को, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास या इंडियन एयरफोर्स के पास बहुत से जो कैपेबल टेक्निक्स है जो कि प्रूव्ड है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इसके अंदर इंडिया को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक खबर रशिया ने भी इंडिया को शो किया है, क्योंकि रशिया ने चाइना को उसकी जो एक पेंडिंग डिलीवरी थी S-400 की, तो क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने, चाइना ने भी और इंडिया ने भी S-400 रशिया से प्रोक्योर किया है, और इंडिया ने 5 बैटरी के लिए और रशिया ने जो चाइना को प्रोवाइड कराई है उसके नंबर्स डिक्लेयर नहीं किए गए थे। तो इंडिया के पास आज की डेट में 3 बैटरीज उपलब्ध हैं और 2 पेंडिंग है, जो कि बार की वजह से डिले प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बार के दौरान भी उसने 1 बैटरी की डिलीवरी इंडिया को की है। तो ये हम रशिया की एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी मान सकते हैं। लेकिन रशिया की जो नीयत थी, क्योंकि जैसे एयरपोर्ट जो एरोप्लेन फाइटर जेट्स हैं उनके इंजन के बारे में या Su-57 के बारे में इंडिया ने कोई डिसीजन नहीं लिया। हालांकि ये भी बताने लायक बात है कि F-35 जिसका कि
वेंस वगैरह या अमेरिकी उपराष्ट्रपति है, उन्होंने इंडिया में आके भी इंडिया को बोला था कि आप F-35 को जो है प्रोक्योर कर लीजिए। और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मिस्टर मोदी को प्रेज करते हुए बोला था कि वो बहुत बड़े नेगोशिएटर है। तो उन्होंने कोशिश की थी उस विजिट के दौरान कि इंडिया F-35 को एक्वायर कर ले, लेकिन इंडिया ने ना तो F-35 के पीछे गया और ना ही Su-57 के पीछे। तो रशिया उससे भी थोड़ा इंडिया से नाराज़ चल रहा है। तो उन्होंने, क्योंकि जो जितनी भी यूक्रेन वार है उसके अंदर भी इंडिया की जो किसी भी गुट में शामिल ना होने की एक पॉलिसी है, क्योंकि इंडिया शुरू से ही गुट निरपेक्ष जो एक प्रबंध है यूएनओ के अंदर या पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि दो ही गुट विश्व के अंदर बने हुए हैं, एक नाटो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का गुट है जिसको वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं, और सेकंड रशियन जो कि यूएसएसआर होता था, और अभी रशियन फेडरेशन और चाइना या नॉर्थ कोरिया वगैरह का एक ईरान वगैरह का अलायंस बना हुआ है। तो यूक्रेन को तो थ्रू अपना यूरोपियन कंट्री इंडिया से जो वेपन्स है वो प्रोक्योर करके यूरोपियन कंट्री ने सप्लाई किया इंडियन वेपन जो यूज़ हुए हैं रशिया के अगेंस्ट। लेकिन इंडिया ने रशिया की इकोनॉमी को सहारा देने के लिए वहाँ से तेल या कोयला वगैरह बहुत ज़्यादा ख़रीदा है, वो डिस्काउंटेड प्राइस पे, एवन के इंडिया ने उसका जो है बहुत ज़्यादा इंडिया ने बेनिफिशरी हासिल की है। लेकिन रशिया को किसी भी प्रकार की सैनिक मदद, जैसे कि हम एक्सपेक्ट करता था रशिया इंडिया से कि इंडिया खुल के रशिया के साथ आए और उसको जो मिलिट्री वेपन्स है वो उसकी सप्लाई इंडिया की ओर से मिले, ताकि जैसे नॉर्थ कोरिया ने उसकी मदद की है, चाहे चाइना ने गुप्त छुप तरीके से मदद की है, तो इंडिया ने ऐसी कोई मदद नहीं की। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मिस्टर पुतिन के साथ मिलके ये अपील की थी कि जो वार है, किसी जो झगड़ा है उसका कोई सलूशन नहीं है, तो आपको मिल बैठ के इसको ऑन द टेबल जो है इस मसले को हल करना चाहिए। तो ऐसे ही यूक्रेन के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बोला था कि आप पीस एंड हारमनी रशिया के साथ कायम कीजिए ताकि हम किसी भी गुट में जाने के बच सके। तो इंडिया की जो कूटनीतिक संबंध है, जो विदेश मंत्री या विदेश सर्विसेज है, वो इस चीज़ से बच रही हैं कि हम किसी भी गुट में शामिल ना हो, और पीस एंड हारमनी का संदेश हमने उनको दिया है। लेकिन एक चीज़ देखने के लिए सामने आई है, क्योंकि एक बात मैं वे भी बता दूं, ऐड कर दूं जहाँ पे, कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी का रशिया के बाद यूक्रेन का जो विजिट हुआ था, तो उसके बाद इंडिया के जो 2 फ्रिगेट रशिया से, क्योंकि बिफोर वार ऑर्डर किए हुए थे तो रेडी टू मोड थे, लेकिन उसका एक इंजन, एक का तो डिलीवर हो गया था, एक का इंजन यूक्रेन के पास था, क्योंकि यूक्रेन कंट्री जो थी वही इन जो फ्रिगेट्स हैं आर्मी के इंडियन नेवी के लिए रशिया बना रहा था, तो इंजन सप्लाई कर रहा था, लेकिन उसने सप्लाई रोकी हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के विजिट के दौरान उस इंजन को डिलीवर करवाया था रशिया को इंडियन बिहाफ के ऊपर, और इंडिया का वो जो इंजन है वो फिट होके वो भी दोनों जो फ्रिगेट्स हैं इंडिया के जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे रशिया के अंदर, वो इंडिया में आज के डेट पे पहुंच गए हैं। तो ये इंडियन नेवी को एक स्ट्रेंथ देने वाला हुआ है, इंडिया की कूटनीति वहाँ पे काम आई। लेकिन हमने यूक्रेन की भी कोई मदद उस टाइम नहीं की, लेकिन जबकि दोनों कंट्री इंडिया को एज एक जो राइजिंग कंट्री है इंडिया, और डिफेंस मार्केट के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आज की डेट में हो रहा है, तो वो कंट्री चाह रहे थे कि हमारी मदद करें। तो लेकिन यूरोप के थ्रू वेपन यूक्रेन के अंदर तो पहुंच गए, लेकिन रशिया को इंडिया ने कोई भी हंगारा ऐसा नहीं दिया, और क्योंकि उसके इंडिया के ऊपर भी नज़र अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्री की है और सैंक्शन लग सकती है। तो इंडिया अपनी जो नेशन है उसके इंटरेस्ट को देखते हुए इस वार के अंदर किसी भी पक्ष के साथ खुल के खड़ने के लिए नहीं आया। तो इसी का एक इफेक्ट अभी देखने को मिला है, क्योंकि 1971 के जो बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी, तो जब अमेरिकन जो न्यूक्लियर वारशिप थे जो कि इंडिया की ओर बढ़े थे, तो रशियन जो नेवी थी उन्होंने उनको बे ऑफ बंगाल के अंदर रोक दिया था। तो रशिया खुल के उस टाइम इंडिया के साथ आया था, तो इंडिया की जो जान है या इंडिया की डिफीट बची थी,
और पाकिस्तान को हरा के डिफीट करके एक नए कंट्री का जो बांग्लादेश है, जो जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, उसको आज़ाद करके बांग्लादेश नाम से एक नया कंट्री मुस्लिम जो है बे ऑफ बंगाल में बन गया था। तो इसको याद रखते हुए इंडिया का भी फ़र्ज बनता था, लेकिन इंडिया की जो आज के सिनेरियो है, जियो पॉलिटिक्स है, तो उसके अंदर इंडिया की जो एक पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाते हुए इंडिया ने किसी भी पक्ष में शामिल होने से मना किया। तो इसका इफ़ेक्ट ये आया कि जो चाइना को S-400 की डिलीवरी मिली है, तो एक तो ये रिफ्लेक्शन गई है कि इंडिया की भी डिलीवरी पेंडिंग थी, लेकिन उन्होंने वार टाइम के अंदर इंडिया को ये फैसिलिटी जो है प्रोक्योरमेंट जो पेंडिंग एक शिपमेंट है वो ना देके चाइना को प्रोवाइड करा दिया, जाके चाइना हमारा सबसे बड़ा रेबल्स है। और इसके अलावा जो मिस्टर पुतिन का कल का बयान अगर उसको हम देखें तो ये बातें चाहे कोई खुले दिमाग से करे या ना करे, लेकिन ये सच्चाई है। तो पाकिस्तान के साथ इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने रिजॉल्व करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान को भी सलाह दी है कि जो दोनों कंट्री को मिल बैठ के इस मसले का जो है हल करना चाहिए। तो ये रशिया ने, जैसे कि इंडिया ने रशिया को सलाह दी थी उस टाइम कि यूक्रेन के साथ आप पीस एंड हारमनी के साथ इस मसले को ख़त्म कीजिए, तो रशिया ने भी इस बार सलाह दी है इंडिया को, बजाय कि किसी वेपन वगैरह की खेप इंडिया को मिले, तो उन्होंने बोला है कि एक मिल बैठ के इनको टेबल के ऊपर आना चाहिए और इस मसले को जो पूरे ठंडे दिमाग से दोनों कंट्रीज़ को मिल बैठ के जो सॉल्व करना चाहिए। तो ये इंडिया के लिए एक, मेरी नज़र में, क्योंकि हो सकता है कि बिहाइंड द सीन कुछ और चल रहा हो, और एक बात ये भी बताने लायक बात है कि जब कारगिल की वार लगी थी तो उस टाइम हमारी जो बोफोर्स हविट्ज़र थी, तो उसकी कंपनी जो ओरिजिन वाली थी स्विट्ज़रलैंड के अंदर, उसको इंडिया ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ था। तो जो उसका अमनीशन था वो हमें साउथ अफ्रीका के थ्रू ख़रीदना पड़ा था उस टाइम, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो हमेशा याद रखनी चाहिए कि कंट्री हमारी का जो प्रॉफिट और लॉस कहाँ पे है। तो इंडिया को उस टाइम 45,000 जो है रुपये का एक अमनीशन का जो राउंड था वो इंडिया को साउथ अफ्रीका के थ्रू मिला था, लेकिन अगर वो ब्लैक लिस्ट ना होती उस टाइम कंपनी, तो इंडिया को वो 10 या 15,000 रुपये का उस टाइम उसकी कॉस्ट थी, तो वो मिल सकता था, लेकिन वो डबल से भी ज़्यादा कीमत में इंडिया को एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करनी पड़ी थी। तो हो सकता है कि रशिया इंडिया को वेपन्स दे, लेकिन इस बार वो, जैसे इंडिया ने डिस्काउंटेड तेल रशिया से लिया है और उसके पक्ष में खुल के खड़ा नहीं है इंडिया, तो रशिया भी हो सकता है कि नेगोशिएशन से ही इंडिया को हथियार सप्लाई करे इन केस ऑफ एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के टाइम, अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया की और ज़्यादा टेंशन बढ़ती है या लड़ाई तक की नौबत आती है। तो ये एक बहुत जो चैलेंजिंग खबर है इंडिया के लिए, क्योंकि ये डिस्कस करने वाली बात है, क्योंकि हम, चलो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना है, लेकिन जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स है या जियो मिलिट्री की कंडीशन इस टाइम चल रही हैं, तो उसके ऊपर भी एक रैशनल बैलेंस जो डिबेट ज़रूर होना चाहिए, और एक जो हमारी कंट्री है उसको इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो इजराइल है उसने अनाउंस कर दिया है आज कि वो गाजा के अंदर पूरा गाजा रीजन को कैप्चर कर लेगा, इजराइल में शामिल कर लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और ये पुनरावृत्ति है जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोला था कि ये एक टूरिस्ट हब की तरह एक इसको डेवलप करेगा अमेरिका, क्योंकि उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि अमेरिका इसको कब्जे में लेगा, लेकिन फिर जब पूरे विश्व का एक इसके ऊपर दबाव बना था वो अपने बयान से पीछे हट गए थे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद अभी इजराइल ने अनाउंस किया है कि इजराइल के अंदर गाजा को पूरे को शामिल कर लिया जाएगा। तो ये गाजा के अस्तित्व के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा हम आज बातचीत करेंगे एक बाल्टिक कंट्री के अंदर, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार के अंदर भी खतरा लगातार बढ़ रहा है, और यूरोपियन कंट्री की हेल्प के साथ यूक्रेन रशिया के ऊपर काउंटर अटैक कर रहा है। तो एक खबर अभी जो एक मीटिंग हुई थी यूरोपियन कंट्रीज़ की और नाटो कंट्री की, तो उसके अंदर एक छोटा सा मुल्क है जो कि पहले रशिया का ही एक पार्ट हुआ करता था, जिसका नाम है एस्टोनिया।
तो एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर ने उस मीटिंग के अंदर जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले हुई है उसके अंदर एक जो स्ट्रोंगली पूरे अग्रेसिव होके एक डिमांड की है और मता रखा था, उन्होंने एजेंडा रखा था कि यूरोपियन कंट्री को जो जब्त किए गए जो रशियन डॉलर्स हैं उनको परमानेंटली जो है वो उसको कैप्चर कर लेना चाहिए, रशिया को वापस नहीं करना चाहिए। जबकि अभी आज की डेट में पोजीशन ये है कि यूरोप के अंदर जितना भी रशिया का पैसा उस टाइम पड़ा था, पौंड वगैरह, डॉलर्स वगैरह या यूरो वगैरह, तो वो एक टेम्परेरी तौर पे, क्योंकि बैंकिंग का स्विफ्ट सिस्टम की सैंक्शन की वजह से यूएस की, तो रशिया को बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया था और उसको पैसे को सारे को एक फ्रीज कर दिया गया था। तो वो पैसा लगभग 400 अरब यूरो के आसपास है, जिसमें से कि जो कुछ कंट्रीज़ है, 7 कंट्रीज़ हैं, उनके पास 242 यूरो जो अरब यूरो है वो है। लेकिन एक और कंट्री का मैं नाम यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि उस कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ी अमाउंट जो इस पैसे की पड़ी है, तो उस कंट्री का नाम है बेल्जियम। तो बेल्जियम के अंदर 142 अरब यूरो जो रशिया के फ्रीज किए गए हैं। तो एस्टोनिया ने अनाउंस किया है कि जो परमानेंट इसको जो है जब्त कर लेना चाहिए इस पैसे को सारे को, और उससे जो यूक्रेन को हेल्प दे रहा है अपना यूरोपियन कंट्रीज, वो हेल्प जो है रशियन पैसे का रशिया के साथ ही जो है प्रयोग करके जो रशिया को दबा देना चाहिए ताकि यूक्रेन की मदद हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड जो एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपियन यूनियन की मीटिंग के अंदर या नाटो की मीटिंग के अंदर की है। तो अगर ये लागू होती है तो रशिया बहुत ही अग्रेसिवली, क्योंकि पहले तो ये फ्रीज किया गया था लेकिन इसको अब परमानेंट तौर पे जो है जब्त करने की बात कर रहे हैं ये कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ी जो यूरोपियन कंट्री की उपलब्धि होगी, लेकिन रशियन अग्रेशन को इतना बढ़ा देगी कि रशिया कुछ भी कर सकता है। क्योंकि रशिया के प्राइम मिनिस्टर का कल जो लावरोव है उनका बयान आया था कि पोलैंड, एस्टोनिया और बाल्टिक, ये 3 कंट्रीज है जो वो तीनों कंट्री को, चारों को जो पूरे तरह से रशिया के एटॉमिक वेपन के जो निशाने के ऊपर फिक्स कर दिए गए हैं, तो इनको पूरी तरह से रशिया ख़त्म कर देगा। तो ये मेरे को लग रहा है कि उसी बयान के बाद रशिया का जो अग्रेसिव मूड ऐसा बढ़ना शुरू हुआ है। तो पोलैंड और तीनों जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, नॉर्वे वगैरह, जब एक फिनलैंड है जो कि नया इसके अंदर नाटो के अंदर शामिल हुआ है, तो तीनों कंट्रीज़ के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो रशिया किसी भी टाइम इनके ऊपर एटॉमिक वार करके इनका अस्तित्व भी मिटा सकता है। तो एस्टोनिया अपनी औकात से बढ़कर ये बात यूरोपियन यूनियन के अंदर जब एक ग्रुप के अंदर कर रहा है, तो ये मेरे को लग रहा है कि इस रीजन के अंदर अग्रेशन बढ़ाने वाली एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो फ्रांस और जर्मन और यूके ये ट्राई कर रहे हैं कि बाल्टिक सागर के अंदर रशिया को वीक किया जाए। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस अपनी जो है सबमरीन वगैरह भेज के यूक्रेन को मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि रशिया जो है वो बहुत अग्रेसिवली यूरोप के साथ है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर पिछले अपना 48 घंटे के अंदर जो मिलिट्री समरी के थ्रू, जो रशियन मिलिट्री का एक ऑफिशियल चैनल है उसके थ्रू जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, तो 7000 से ज़्यादा सैनिक जो यूक्रेन के वो वहाँ पे मारे गए हैं पिछले 48 घंटे के अंदर अंदर। तो रशिया पूरे एक्टिवली और अग्रेसिवली यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है। और मिस्टर पुतिन से भी यूरोपियन यूनियन डिमांड कर रही है कि आप अपने जो फैसले हैं उनके ऊपर पुनर्विचार करके जल्दी से जल्दी यूक्रेन की मदद की जाए ताकि रशियन एग्रेशन को रोका जा सके। तो ये आज मैंने एक ओपन ही डिस्कशन आपके साथ किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक आजकल चल रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि ये कंटेंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपका सजेशन है वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।